1962 में जब इंडिया चाइना वॉर हुई तो उस वॉर में हमारे सोल्जर्स को 14,000 फीट से भी ज्यादा हाइट पर लड़ाई लड़नी पड़ रही थी, जहां पर जो टेम्परेचर था वो -20 से -40 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता था। बट अनफॉर्चुनेटली उस टाइम ना तो हमारे सोल्जर्स के पास सफिशिएंट एम्यूनिशन था, ना ही मॉडर्न वेपन्स और ना ही वैसे कपड़े जो कि उस एक्सट्रीम ठंड में लड़ने के लिए जरूरी थे। और इसका रिजल्ट क्या निकला? हम हार गए, हमारे 1300 से ज्यादा सोल्जर्स शहीद हो गए और अक्साई चीन का एक बड़ा हिस्सा चाइना के कंट्रोल में चला गया। अब बात करते हैं सेकंड एग्जांपल की। 1999 में कारगिल वॉर हुई। पाकिस्तानी हाइट पर बैठे हुए थे और हम नीचे से हैवी शेल फायर कर रहे थे, लेकिन इस वॉर के दौरान इंडियन आर्मी के पास वेपन्स और एम्यूनिशन की काफी शॉर्टेज थी, जिसको लेकर उस टाइम के आर्मी चीफ जनरल ने पब्लिकली ये कहा था कि वी शैल फाइट विद व्हाटएवर वी हैव। अब ये दोनों वॉर्स अलग अलग टाइम पीरियड के दौरान हुई, लेकिन प्रॉब्लम सेम थी, डिपेंडेंसी। इंडिया अपने वेपन्स, एम्यूनिशन और डिफेंस इक्विपमेंट्स के लिए दूसरे देशों पर डिपेंड करता था, और जब इंडिया के सामने वॉर की सिचुएशन आई तो वही डिपेंडेंसी एक बड़ी कमजोरी बनकर सामने आई। इसलिए आज अपनी इस वीडियो में हम जानेंगे कि डिफेंस के लिए इंडिया इतने सालों तक दूसरे देशों पर डिपेंड क्यों रहा, इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स पैदा हुई, आज इंडिया के डिफेंस सेक्टर में जो ये रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं ये क्या हैं, काम कैसे करते हैं और ग्राउंड लेवल पर इनका क्या इम्पैक्ट नजर आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सालों तक इंडिया की जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट स्ट्रेटजी थी उसका एक सिंपल फॉर्मूला था, बाहर से खरीदो, सस्ता पड़ेगा और जल्दी मिलेगा। अब लॉजिकली ये फॉर्मूला सही भी था, क्योंकि डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री को डेवलप करना एक बहुत लंबी और एक्सपेंसिव प्रोसेस होती है, जिसमें रिसर्च करनी पड़ती है, इंजीनियर्स को ट्रेन करना पड़ता है, फैक्ट्रीज बनानी पड़ती हैं, टेस्ट करने पड़ते हैं, और अगर फेल हो जाओ तो दोबारा से ट्राई करना पड़ता है। यानी इस पूरी प्रोसेस का रिजल्ट नजर आने में 20 से 30 साल तक का टाइम लग जाता है। लेकिन जब आपके देश में ये सभी प्रॉब्लम्स पहले से ही सॉल्व करने के लिए पड़ी हुई हो तो आप सिर्फ डिफेंस सेक्टर को ही प्रायोरिटी नहीं दे सकते। तो इसलिए शॉर्टकट क्या था, जो वेपन्स या डिफेंस इक्विपमेंट्स वगैरह चाहिए उनको रशिया से ले लो, अमेरिका से ले लो, फ्रांस से ले लो या फिर इजराइल से ले लो। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूशन के डेटा के अकॉर्डिंग 2019 से 2023 के बीच में इंडिया दुनिया के सबसे बड़े आर्म्स इंपोर्टर्स में से एक था। और अगर बात करें 2020 से 2024 की तो इंडिया दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर था, और हमारा जो सबसे बड़ा सप्लायर था वो था रशिया, उसके बाद फिर फ्रांस और फिर इजराइल। लेकिन इंडिया की जो इन देशों के ऊपर डिपेंडेंसी थी उसकी वजह से इंडिया को कुछ इनसिक्योरिटीज या लिमिटेशंस का सामना भी करना पड़ रहा था। पहले बात करते हैं इसके बारे में। जब कोई देश किसी दूसरी कंट्री से वेपन सिस्टम वगैरह खरीदता है तो सिस्टम के जो स्पेयर पार्ट होते हैं वो भी उसी कंट्री से मिलते हैं। ये एक इनविजिबल डिपेंडेंसी होती है जो कि स्टार्टिंग में नजर नहीं आती, लेकिन क्राइसिस के टाइम पर सबसे पहले प्रॉब्लम पैदा करती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि जिस कंट्री से इंडिया ने वेपन सिस्टम लिए वहां पर कोई पॉलिटिकल टेंशन पैदा हो गई या उस पर इंटरनेशनल सैंक्शंस इंपोज कर दिए गए और उसके इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स को बंद कर दिया गया। लेकिन इसी टाइम पीरियड के दौरान हमने जो उस कंट्री से करोड़ों का वेपन सिस्टम लिया था उसमें कोई खराबी आ गई। ठीक कैसे होगी? जब उसको वो स्पेयर पार्ट मिलेगा जिसकी वजह से वो खराबी आई है। लेकिन स्पेयर पार्ट कहां से आएगा, क्योंकि सप्लायर कंट्री पर तो सैंक्शंस लग चुके हैं। अब बात करते हैं इसके बारे में। जब हम अपने डिफेंस के लिए सिर्फ एक या दो देशों के ऊपर ही काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं तो एक रिस्क ये भी पैदा हो जाता है कि वो देश आपके देश के पॉलिसी डिसीजंस पर इम्पैक्ट या प्रेशर डालना शुरू कर सकते हैं। अब इसके बारे में बात करते हैं। हम कई सालों से इन देशों से वेपन्स तो इंपोर्ट कर रहे थे, लेकिन उन वेपन्स को बनाने की जो टेक्नोलॉजी थी वो हमारे पास कभी नहीं आ पाई। यानी हम वेपन्स को यूज और मेंटेन करना तो सीख गए, लेकिन उनको डिजाइन और मैन्युफैक्चर करना कभी नहीं सीख पाए। तो चलिए अब बात करते हैं उस चेंज की जो कि पिछले कुछ सालों से इंडिया के डिफेंस सेक्टर में देखने को मिल रहा है। साल 2020 में इंडिया में इस पॉलिसी को ऑफिशियली इंप्लीमेंट किया गया। अब ये पॉलिसी क्या है वो समझते हैं। ये एक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है जो कि ये डिसाइड करती है कि जब इंडियन मिलिट्री कोई वेपन सिस्टम या फिर डिफेंस इक्विपमेंट खरीदेगी तो सबसे पहले प्रेफरेंस किसको दी जाएगी।
इंडियन कंपनीज को या फिर फॉरेन कंपनीज को। डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020 से पहले की सिचुएशन क्या थी कि इंडियन और फॉरेन कंपनीज को लगभग सेम ही लेवल पर compete करना पड़ता था, लेकिन इस पॉलिसी के बाद एक क्लियर प्रायोरिटी ऑर्डर सेट कर दिया गया। अब सबसे पहले ये देखा जाता है कि जो वेपन सिस्टम हमें चाहिए क्या उसको इंडिया में ही डिजाइन, डेवलप और मैन्युफैक्चर किया जा सकता है। अगर हाँ तो सबसे पहले उसी ऑप्शन को एक्सप्लोर किया जाता है और फॉरेन सप्लायर्स की तरफ सिर्फ तभी जाया जाता है जब हमारे पास जो डोमेस्टिक ऑप्शंस हैं वो जेन्युइनली अवेलेबल ना हो। अभी डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2026 ड्राफ्ट में है जो कि इस डोमेस्टिक प्रोडक्शन को और भी ज्यादा पुश करने की बात करता है, यानी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स के लिए और ज्यादा प्रेफरेंस और फॉरेन कंपनीज के लिए और ज्यादा स्ट्रिक्ट कंडीशंस। अब बात करते हैं इंडिजिनाइजेशन लिस्ट के बारे में। इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा अभी तक ऐसी 5 लिस्ट रिलीज की गई हैं जिनमें उन आइटम्स के नाम लिखे हुए हैं जिनको इंडिया अब दूसरे देशों से इंपोर्ट नहीं करेगा। मतलब इनको इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करो, फिर चाहे कॉस्ट ज्यादा पड़े या फिर टाइम ज्यादा लगे। अब थोड़ा नंबर्स के बारे में बात करते हैं। इंडिया का डिफेंस प्रोडक्शन फाइनेंशियल ईयर 2024 से 2025 में 1.54 लाख करोड़ रुपए था और गवर्नमेंट का एम है कि साल 2029 तक इसको 3 लाख करोड़ रुपए तक ले जाया जाए। साल 2013 से 2014 में इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट सिर्फ 686 करोड़ रुपए के थे, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2025 से 2026 में बढ़कर 38,424 करोड़ रुपए के हो चुके हैं। यानी पिछले 12 सालों में 56 गुना की ग्रोथ देखने को मिली है। अब हालांकि इंडिया की डिफेंस एक्सपोर्ट ग्रोथ काफी इंप्रेसिव है, लेकिन अभी भी इंडिया अपने ही सेट किए हुए टारगेट से कहीं ज्यादा पीछे है। टारगेट सेट किया गया था $5 बिलियन एक्सपोर्ट बाय द फाइनेंशियल ईयर 2024-25, लेकिन एक्चुअल नंबर लगभग $2.76 बिलियन रहे। गैप तो अभी भी काफी ज्यादा है, लेकिन अब हमारी जो डायरेक्शन है वो सही है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की, लेकिन उससे भी पहले ये समझते हैं कि ये डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का कंसेप्ट क्या है। एक कॉरिडोर बेसिकली एक इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम होता है जहां पर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की पूरी वैल्यू चेन एक ही रीजन में क्लस्टर होती है, ताकि कोऑर्डिनेशन फास्ट हो, कॉस्ट कम हो और प्रोडक्शन एफिशिएंट बन सके। और हाँ, वैल्यू चेन का मतलब होता है डिजाइन से लेकर कंपोनेंट्स और स्पेयर पार्ट्स बनाना, फिर उनको असेंबल करना, टेस्ट करना और फाइनली डिलीवर करना। इंडिया में हमेशा से ये एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम ये भी रही है कि हमारा जो डिफेंस इकोसिस्टम है वो काफी फ्रेगमेंटेड था। यानी अगर एक वेपन सिस्टम को डेवलप करना हो तो उसको डिजाइन किसी और लोकेशन पर किया जाता था, मैन्युफैक्चरिंग कहीं और होती थी और उसकी टेस्टिंग बिल्कुल ही किसी अलग लोकेशन पर होती थी। और इस बिखरे हुए सिस्टम का डायरेक्ट इम्पैक्ट ये होता था कि फाइनल प्रोडक्ट को मिलिट्री तक पहुंचाने में डिले हो जाता था, कॉस्ट बढ़ जाता था और कोऑर्डिनेशन इश्यूज की वजह से एफिशिएंसी भी अफेक्ट होती थी। और अब इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए इंडिया में यूपी और तमिलनाडु डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को डेवलप किया जा रहा है। यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और तमिलनाडु डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कोलेक्टिवली अक्टूबर 2025 तक 9,145 करोड़ रुपए से ज्यादा की एक्चुअल इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट कर चुके हैं। 289 MOU साइन हो चुके हैं, जिनसे आगे चलकर 66,423 करोड़ रुपए तक की पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट्स अपॉर्चुनिटीज बन सकती हैं। यूपी कॉरिडोर 6 नोड्स पर बेस्ड है, जिसमें ये सभी शहर शामिल हैं। आइडिया ये है कि हर शहर को डिफेंस वैल्यू चेन के एक स्पेसिफिक सेगमेंट में स्पेशलाइज बनाना। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पर अच्छी रोड्स, लॉजिस्टिक्स और इजी अप्रूवल की वजह से कंपनीज के लिए यहाँ पर फैक्ट्रीज लगाना भी आसान हो गया है। और इसीलिए टाटा, अदानी, भारत फोर्ज और ब्रह्मोस एरोस्पेस जैसे बड़े प्लेयर्स भी यहाँ पर आ रहे हैं। अब बात करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में। इंडिया में अक्सर ये एक पैटर्न देखा गया है, MOU साइन होते हैं, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस और अनाउंसमेंट्स होती हैं, लेकिन जब बात आती है ग्राउंड लेवल एग्जीक्यूशन की तो प्रोजेक्ट्स की स्पीड थोड़ी स्लो और प्रोसेस काफी पेनफुल हो जाती है। इसकी एक सॉलिड एग्जांपल है DRDO के 178 मेजर प्रोजेक्ट्स में से 119 प्रोजेक्ट्स अपनी टाइमलाइन मिस कर चुके हैं, जिनमें जो डिलेज हैं वो 16% से लेकर 500% तक के हैं। और सिर्फ डिले नहीं बल्कि क्वालिटी इश्यूज भी एक बड़ा कंसर्न है। 2025 और अर्ली 2026 में एयरफोर्स के चीफ मार्शल AP सिंह ने
पब्लिकली तेजस MK-1A की डिलीवरीज में हो रही देरी को लेकर कंसर्न शो किए थे। इस एयरक्राफ्ट को इंडिया के इंडिजिनस फाइटर प्रोग्राम का सेंटर पीस माना जाता है, लेकिन जनरल इलेक्ट्रिक इंजन्स की सप्लाई में रुकावट की वजह से इनका शेड्यूल लगभग 2 साल पीछे चल रहा है। बाकी इसके अलावा जो एक और बड़ा चैलेंज है वो है फियर ऑफ प्राइवेट सेक्टर। अब होता क्या है कि डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह से गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट होते हैं। अगर पॉलिसी चेंज हो जाए, बजट कट हो जाए या प्रोक्योरमेंट साइकिल डिले हो जाए तो उसकी वजह से प्राइवेट कंपनीज की करोड़ों की इन्वेस्टमेंट्स रिस्क में आ जाती हैं। ये एक मेन कारण है जिसकी वजह से इंडिया के टोटल डिफेंस प्रोडक्शन में जो प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है वो लगभग सिर्फ 23% है, जबकि बाकी 77% अभी भी गवर्नमेंट ओन्ड PSUs के पास है। तो इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, लेकिन अभी भी इंडिया के लिए एक्चुअल में कॉम्पिटिटिव और सेल्फ सफिशिएंट डिफेंस इकोसिस्टम डेवलप करना एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।